हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर किया है डायमेंशनल इक्वेशंस और डायमेंशनल फार्मूलों के बारे में, तो उस वीडियो के अंदर हमने जाना कि किस टाइप से हम डायमेंशनल फार्मूले बनाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो आज हम जो है करने वाले हैं उन्हीं डायमेंशनल फार्मूलों का यूज कि कैसे करेंगे। उनका यूज देखिएगा तीन टाइप से होता है। फर्स्ट आपका कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। मीन्स क्या है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देना, क्या यूज करके? डायमेंशनल फॉर्मूले यूज करके। नेक्स्ट है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फॉर्मूले। अलग अलग फॉर्मूले जो हमारे बने हुए हैं पहले से, उनकी करेक्टनेस चेक करेंगे, क्या यूज करके? डायमेंशनल इक्वेशंस यूज करके। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। फॉर्मूलों का डेरिवेशन करेंगे, मींस डिराइव करेंगे किसके द्वारा? डायमेंशनल इक्वेशंस को यूज करके। चलिए इसके अंदर हम कर लेते हैं फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको करने से पहले हम जो है एक छोटी सी बात कहेंगे कि अगर हम लिखते हैं कि 1 किलोग्राम और एक लिख देते हैं इक्वल टू 1000 ग्राम, क्या ये क्वांटिटी कुछ अलग अलग हो जाती है? नहीं ना। तो इसलिए हम जो है इसको लिख सकते हैं कि मतलब ये क्वांटिटी एक ही है। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटी को हमने लिखा था NU से, तो हम N1 और ये U1 या N2 और ये U2, तो इस टाइप में हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसी से कर लेते हैं कि इसका मतलब ये इसी के इक्विवेलेंट मैंने एग्जाम्पल हमने लिया है। तो अगर हम जो है लें कि फर्स्ट यूनिट जो है वो किलोग्राम है, इसके लिए MLT की फॉर्म अलग अलग होगी और सेकंड के लिए अलग अलग होगी। मतलब हम लिखें कि U1 को लिख लें हम जो है M1 L1 T1, इनकी पावर बना ले, कुछ भी हो सकती है, हम ABC मान लेते हैं। इसी तरीके से सेकंड को हम U2, सेकंड यूनिट जो थी अपने पास में, उसको हम 2 से लिखते हैं M2 L2 और ये T2, इसकी पावर भी हम जो है क्या मान लेते हैं? कुछ भी ABC हम मान लेते हैं। अब देखिएगा हमारे पास में जो वैल्यू आ जाती है U1 और U2 की इस तरीके से, तो ये U1 और U2 की वैल्यू आ गई, बट हमें क्या है? N नंबर, ये जो नंबर है इन्हीं में चेंज जाता है। ये यूनिट तो क्या हो गई? मान लिया एक स्मॉलेस्ट थी, एक बिगेस्ट थी। जैसे यहाँ पे हमारे पास में SI थी, यहाँ पे हमने CGS यूनिट ले ली थी। तो इसी तरीके से इसके अंदर से अगर हम इस इक्वेशन से निकाल लें N2 की वैल्यू, तो हमारे पास में क्या बन जाएगी? N1 U1 डिवाइड बाई U2। तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन से ही अगर हम लिख लें कि U1 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से और U2 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो हमारे पास में क्या बनता है? देखिएगा N2 और यहाँ बन जाएगा N1 और यहाँ देखो ये एक डायमेंशन फॉर्मूलों के बेस पे हम जो है वैल्यू रखें M1 L1 की पावर B और ये जो है T1 की पावर C, और इसी तरीके से नीचे जो आएगी तो आ जाएगी M2 इसकी पावर A और L2 इसकी पावर B और ये T2 इसकी पावर C। और सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं कि N1 को हम कॉमन ले लें और इसको लिखें हम जो है M1 बाई में M2 और इसकी पावर A है कॉमन, और जो है L1 बाई में L2 इसकी पावर B है, और जो है इसी तरीके से T1 बाई T2 इसकी पावर C है। तो इस टाइप से हम जो है लिख सकते हैं। जो हमारे पास में ये एक टाइप में फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से जानते हैं। यही फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है किसके अंदर? इन सब इक्वेशंस के अंदर, इन सब यूजेज के अंदर। तो हम जो है इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है। N2 मीन्स सेकंड जो नंबर था आपके पास में वो इक्वल टू N1 और M1 बाई M2 इसकी पावर A और L1 बाई L2 इसकी पावर B और T1 बाई T2 इसकी पावर C। तो चलिएगा फर्स्ट के लिए एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको कन्वर्ज करते हैं। तो फर्स्ट के लिए जो आपका एक एग्जांपल आ जाता है कि हम मान करके चलें कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन। 1 न्यूटन इंटू डायन।
आप लोगों को पता है न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और डायन भी किसकी यूनिट है, फोर्स की। बट ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। अगर हम लोग जो है इसके अंदर फोर्स की डायमेंशन लिख लें, पहले फोर्स की डायमेंशन लिख लेते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2, ये हमारे पास में फोर्स की डायमेंशन होती है। अगर हम मान लिया यहाँ पे इसको MALB और TC इनसे जो है पावर से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में A की वैल्यू आ जाती है 1 और L की जो है B की वैल्यू आ जाती है, B की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 1 और C की वैल्यू आ जाती है -2। तो सिमिलरली उस इक्वेशन के अंदर अगर हम रखें कि N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 और इसकी पावर A और ये L1 बाई L2 इसकी पावर B और ये T1 बाई T2 इसकी पावर C। देखिएगा अब ऊपर वाली जो है हमारी SI यूनिट के अंदर था और नीचे वाला क्या था, CGS यूनिट के अंदर। तो अगर हम जो है मास को SI यूनिट और CGS यूनिट के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, देखिएगा। तो ये हमारे पास में देखो 1 है ना N1 की वैल्यू, तो N1 ये लेना है, ये N1 है और यहाँ पे डायन में निकालना है जो ये N2 निकालना है हमें। इसकी वैल्यू 1 है इसलिए इसको हम 1 ही रख लेते हैं। यहाँ होता है ये 1 किलोग्राम है मास और ये यहाँ पे जो है ग्राम है। तो इसकी पावर ए की जगह पे क्या है 1 और ये इस तरीके से ही मीटर है और यहाँ पे ये सेंटीमीटर हो जाए तो इसकी पावर क्या है, इसकी भी b की इक्वल टू 1 है। तो इसी तरीके से हम जो है c की जगह पे रखें, टाइम सेकंड में ही होता है, चाहे वो CGS में हो चाहे किसी भी केस में हो, तो इसकी पावर -2। तो इस तरीके से हम जो है रख लेंगे इसको। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम के अंदर। तो ग्राम के अंदर कन्वर्ट किया तो ऊपर आ गया 1000 ग्राम और नीचे भी क्या था, ग्राम था। तो इसकी पावर 1 और इस तरीके से ही मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर और डिवाइड बाय में सेंटीमीटर और इसकी पावर भी 1। अब देखिए आज सेकंड से सेकंड कैंसिल, या टाइम वाले फैक्टर को आप सिंपली छोड़ भी सकते हैं। तो हमारे पास में आ गया ग्राम से ग्राम, ये इस तरीके से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 10⁻⁴ हम इसको लिख सकते हैं 10⁵ तो N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10⁵। अब देखिएगा उस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने जो सबसे पहले लिखी थी उसको लिख लेते हैं कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2 ये होता है। तो हमारे पास में क्या आ गया है इसके अकॉर्डिंग कि N1 क्या था 1, यूनिट क्या थी न्यूटन, इक्वल टू N2 क्या आ गया 10⁵ और ये आ गया आपके पास में यूनिट क्या थी डायन। तो ये देखिएगा SI सिस्टम से जो है कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, CGS सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास में ये कन्वर्जन होता है, इस तरीके से हम जो है कन्वर्ज कर सकते हैं। हमने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया है और आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ये था आपके पास में कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। नेक्स्ट करते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फॉर्मूला। इसके अंदर हम लेकर के चलते हैं एक फॉर्मूला T इक्वल टू 2π√L/G। ये क्या है, फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के लिए हम टाइम पीरियड जो निकालते हैं वो ये आता है। अब इसके अंदर देखो क्या करना है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द वेरियस फॉर्मूला। करेक्टनेस चेक करनी है डायमेंशनल फॉर्मूलाज यूज करके। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशंस इक्वल आ जाता है तो तब हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। देखिएगा इस साइड से हम लेते हैं, तो ये क्या है, टाइम है, टाइम की डायमेंशंस क्या होगी t, और अब हम निकालने, देखो ये आ गई आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड को अगर हम निकालते हैं यहाँ पे इसको, तो ये निकाल लेते हैं 2π, किसी भी पाई की जो है क्या होगी हमारे पास में डायमेंशंस नहीं होंगी। तो ये हमारे पास में L और G की होगी। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये L, और उसके डिवाइड बाय में लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की हमारे पास में डायमेंशनल क्या आई थी, डायमेंशंस क्या आई थी अपने पास में, LT माइनस 2। देखिएगा इसके अंदर से L कैंसिल हो रहा है और ये ऊपर आ गया आपके पास में T⁻², इससे ये कैंसिल हो गया मींस T। अब देखिएगा ये भी T और ये भी T, दोनों डायमेंशंस इक्वल आ गई दोनों साइड की, इसलिए हम कहेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, ये फॉर्मूला करेक्ट है। इसी तरीके से आप अगर मान लिया सिंपली एग्जांपल दूं कि फोर्स इज इक्वल टू ma, तो फोर्स की डायमेंशन आपको पता है mLT-2, तो यहाँ पे इस साइड की डायमेंशन देख लें, डायमेंशन m मास के लिए, एक्सेलरेशन के लिए LT-2, देखो दोनों डायमेंशंस इक्वल हैं, तो इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं डायमेंशंस यूज करके कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, जिससे कि हम डिराइव करते हैं कुछ क्वांटिटी के बेस पे कि फॉर्मूला दे रखा हो और उससे डेरिवेशन करते हैं, फॉर्मूला निकाल लेते हैं। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। जो हमने अभी किया है उसी के फॉर्मूले को हम जो है डिराइव करने की कोशिश करेंगे जो अभी किया है। तो उसके अंदर क्या था हमारे पास में, कहता है कि जो है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉब। मास को हम m से नोट करते हैं, मास पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, जो जिन जिन चीजों पे वो फैक्टर डिपेंड कर रहा है उसको क्या करते हैं, उसकी पावर लिख देते हैं A, B और C। फिर क्या करेंगे देखिए, अब हम करेंगे दोनों साइड में डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं अलग अलग। इस साइड के लिए अगर हम जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास में आ जाएगा m0, L0 और ये T1, तो ये हमारे पास में डायमेंशंस आ गए। यहां देखिएगा इसको इक्विवेलेंट के कांस्टेंट करने के लिए हम जो कांस्टेंट ले लेते हैं k कोई भी, ठीक है। यहां पे मास ये आपके पास में आ गया ma और ये लेंथ के लिए L लिखा जाएगा LB, और ये देखिएगा ये आपके पास में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी आपके पास में LT-2, ये डायमेंशनल थी और इसकी पावर C। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ma और ये यहाँ पे आ जाएगा LB और ये आ जाएगा LC, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो T-2C। तो इस तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं। L वाली को हम इकट्ठा कर लें, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमारे पास में आ गया B प्लस C। अब करना क्या है कि दोनों साइड में जो पावर है M, L और T की, उनको कंपेयर कर लेना है। कंपेयरिंग द पावर ऑफ M, L, T ऑन बोथ साइड वी गेट, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से कंपेयर करते हैं तो A की पावर एक इसके इक्वल आ गया 0, देखिएगा ये इसके अंदर M की पावर में है ना। L की पावर को कंपेयर करते हैं तो ये L हमारे पास में L आ गया आपका, सॉरी ये सेकंड L की पावर B प्लस C, ये भी आ गया 0। और देखो T की पावर को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में ये देखिएगा -2C = 1, ये आ गया। इसको उधर लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा -1/2। तो इस तरीके से हम जो है इसको अगर इसके अंदर रखें तो B माइनस आ जाएगी, C की वैल्यू 1/2 = 0 और B की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो देखिएगा अब हमारे पास में तीनों की तीनों वैल्यू आ गई हैं, A की भी, C की भी और B की भी। तो हम इसके अंदर से क्या करेंगे, अब इन A, B, C की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर हम रख देते हैं। इस इक्वेशन के अंदर तब हम रखेंगे तो ये बन जाता है हमारे पास में m⁻A की वैल्यू है 0 और L⁻B की वैल्यू है 1/2 और G⁻C की वैल्यू है -1/2। तो इसकी पावर 0 है, इसको तो हटा दें। सिंपली हम लिख लें कि इक्वल लेकर के कोई कांस्टेंट के L की पावर 1/2 मीन्स क्या हो गया
कि ये रूट में है, तो हम इसको रूट में लिख लेते हैं। अब देखिएगा ये g की पावर -1/2, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी रूट में है और नीचे आ जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन गया, L/G। देखिएगा अभी अभी हमने किया था, यहाँ पे k की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट है, तो कि इसकी वैल्यू होती है 2π। तो अभी हमने इसको करेक्ट भी फॉर्मूले को किया था और इसी को डिराइव भी किया है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कोई डाउट रहता है तो एक बार जो है आराम से बिल्कुल जो है दोबारा बैक करके देख लीजिएगा वीडियो को। इस तरीके से हम जो है निकाल सकते हैं डेरिवेशन फॉर्मूला का। पहले हमें क्या करना है, उस फॉर्मूला को देखना है कि किस पे डिपेंड हो रहा है, उसकी पावर ABC लिख लेनी है, दोनों साइड की डायमेंशन लिख लेनी है, डायमेंशंस के अंदर से MLT की पावर को हमने कंपेयर कर देना है, जिससे कि हमारी ABC की वैल्यू आ जाएगी। उस ABC की वैल्यू को यहाँ फॉर्मूला के अंदर रख लेना है। तो ये है हमारे पास में डायमेंशनल इक्वेशंस के यूजेज। अब देखिएगा इसके अंदर जो लास्ट फैक्टर रहता है, कई सारी जगह पे आपने देखा होगा कि हमें दिक्कत रही कुछ ना कुछ समझने की। तो क्या समझने की दिक्कत रही कि डेरिवेशन फॉर्मूला कई जगह पे हमारा काम नहीं कर रहा था। जिस तरीके से अगर हम कहें कि यहाँ पे देखो 2π के लिए कोई डायमेंशन ही नहीं दी इन्होंने, तो इस टाइप की जो क्या थी इनकी लिमिटेशंस रही हैं, किसकी, डायमेंशंस फॉर्मूला की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की जो लिमिटेशंस रही है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए करते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस हैं कुछ, वो हम कर लेते हैं। नॉट गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। देखिएगा डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमने किए हैं पीछे वाली वीडियो के अंदर। उसमें हमने क्या किया कि पाई के लिए, ई के लिए, एक्सेट्रा इस टाइप के कंटेंट के लिए क्या देता है, ये इंफॉर्मेशन कुछ नहीं देता है, उसके बारे में कहता है कि डायमेंशंस नहीं मानता है इनकी। तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इसकी लिमिटेशन हो जाती है। If a quantity depends on more than 3 factors having dimensions, the formula cannot be derived. Means क्या है कि 3 फैक्टर हमने यहाँ पे हमें फॉर्मूले जो ड्राइव किए हैं वो MLT की फॉर्म में किए हैं। तो इन 3 फैक्टर से अगर वो क्वांटिटी अलग होती है तो तब उस क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला ड्राइव नहीं करता है उस केस के अंदर। ये भी इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। थर्ड है, वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉग फंक्शंस एक्सेट्रा। इनके लिए भी ये क्या होता है, फॉर्मूला ड्राइव नहीं करता। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जैसे कि थीटा वगैरह और साइन थीटा वगैरह तो है, उनके लिए या ई रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल के लिए ई रेज़ टू पावर -x, इनके लिए क्या करता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं देता। उनको कहता है कि इनकी डायमेंशंस नहीं होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। फोर्थ है, it cannot be used to derive an exact form of relation when it consists of more than one part of any side। इसको देखिएगा हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जिस तरीके से मान लिया आपने इक्वेशन पढ़ी होगी S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो उस केस के अंदर हमने देखिएगा ये यहाँ पे डिस्टेंस है तो मींस लेंथ ही हो गई, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होगी तो LT-1 हो गई, और ये टाइम के लिए t हो गया, और डायमेंशन यहाँ आ गई 1/2, और ये एक्सेलरेशन के लिए LT-2 हो गई डायमेंशंस। हम यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं L2, तो ये इनसे कैंसिल हो गए आपस में। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी कांस्टेंट होता है, इसकी डायमेंशन नहीं होती, मींस L प्लस L रह गया। बट इधर L है, यहाँ पे आना चाहिए वैसे तो 2L, बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो L प्लस L इक्विवेलेंट ही मानता है कि एग्जैक्ट फॉर्म में जो है कंसिस्ट नहीं करता है रिलेशंस के फॉर्म में। ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशंस है। एक और लिमिटेशंस इसके अंदर हम जो है कर सकते हैं कि ये जो है क्वांटिटी के बारे में ये नहीं बताता है कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। तो ये थे हमारे पास में डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस और उसके यूजेस। अगर आप लोगों को यहाँ तक दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी टाइम भी आप मेरे को कमेंट करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई और क्लास चाहिए किसी अदर टॉपिक पे तो भी आप मुझको बोल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।